गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। विजय प्रजापति खुश रहिए बेटा। रोहन कुमार थैंक यू सो मच। मनीष कुमार यादव आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज मनीष यादव का जन्मदिन है। सब लोग जहां बैठे वहीं से मनीष के लिए तालियां बजाएंगे। बेटा झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ऑलराइट, हैप्पी बर्थडे मनीष। फाइन। शुभम ने कहा सर मेरा भी है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर पे आ चुके थे शायद। तो आज की क्लास में हम क्वांटम नंबर्स की ही बेसिक बेसिक बातें करेंगे। और जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसे आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आगे देखते हैं, तो उस पर बात करेंगे। ऑलराइट, मुझे पूरा यकीन है आप सब मॉड्यूल जरूर पूरी ईमानदारी सॉल्व कर रहे होंगे। बेटा मैं यही कह रहा हूं और इसे आप अपनी आदत बना ले। कुछ करो नहीं करो, डेली क्लास का रिवीजन और डेली होमवर्क किसी कीमत पर करो। कुछ आपको और नहीं सोचना है, डेली क्लास का रिवीजन और डेली होमवर्क किसी कीमत पे करना है। ऑलराइट, तो इसी विचार से कि आप डेली क्लास का रिवीजन और डेली होमवर्क अपनी आदतों में शामिल कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। कल अपन क्वांटम नंबर पे बात कर चुके थे। मैंने कहा था 4 क्वांटम नंबर होते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जब तक बच्चे आ रहे हैं तब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अपन कल क्या पढ़ रहे थे। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है और प्रेजेंटेशन क्लियर दिख रहा है? ऑलराइट, ठीक है, तीनों है। इवन दो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है ऑडियो या वीडियो में, तो प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश जरूर कर देना, ठीक है? इधर से सब कुछ ओके है। ऑलराइट, फाइन। तो हमने कल बात करी क्वांटम नंबर पे। उसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने कहा आप तो एक रूल बना लो यार। पहले ऑर्बिट हुआ करता था, अब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। अब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है और ऑर्बिटल होता है। जो ऑर्बिट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है। जो सब ऑर्बिट होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट होता है। और जो ऑर्बिटल होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट होता है। n पता है तो l पता है, n पता है तो l पता है, l पता है तो m पता है। मैंने कहा n पता है तो l पता है तो m पता है। अगर हमें n पता है तो हमें l पता है तो हमें m पता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो इलेक्ट्रॉन हमें ऑर्बिटल में मिलेगा और ऑर्बिटल किसी सब ऑर्बिट का हिस्सा होगा, किसी सबसेल का हिस्सा होगा, सबसेल किसी ऑर्बिट का हिस्सा होगा। ये कुछ ऐसा है, एक बिल्डिंग में बच्चे हैं तो आप कहो बच्चे बिल्डिंग में हैं कि बिल्डिंग के किसी फ्लोर में है कि किसी फ्लोर के कमरे में है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे तो कमरों में हैं पर कमरा किसी फ्लोर में है, फ्लोर किसी बिल्डिंग में है। ये वैसा ही है कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है पर ऑर्बिटल किसी सबऑर्बिट में है, सबऑर्बिट किसी ऑर्बिट में है। तो 3 क्वांटम नंबर पे बात हो चुकी थी, n l m। फिर सवाल आया कि सर हम ऑर्बिटल को लिखे कैसे? ऑर्बिटल को लिखने का तरीका होता है psi n l m। इस प्रकार से किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इस प्रकार से जब हम लिख देते हैं तो हमें समझना पड़ेगा ये कौन सा ऑर्बिटल है। मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से बताया था psi 420, मतलब जो 4 है वो उसका n है, n मतलब ऑर्बिट है। जो 2 है वो उसका l है, l मतलब उसका सब ऑर्बिट, उसका सबसेल है। जो 2 है इसका एक मतलब होता है, 2 का मतलब है d, 2 का मतलब है d, है ना? l की वैल्यू 0 1 2 ये सारी बातें हो चुकी थी। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ऑर्बिटल को लिखते हैं। यहां तक कल की क्लास में हो चुका था। चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग जो एटम देखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एटम का स्ट्रक्चर बताया था जिसमें मधुमक्खी के छत्ते से फील कराया था। तो मैंने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, बीच में न्यूक्लियस था और चारों तरफ कुछ इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया था। राइट, एक्चुअल में जो डायग्राम बना था वो ये वाला हिस्सा बना था, केवल इतना ही। ठीक है, केवल इतना ही बना था। जब आप उसी डायग्राम को, एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को, एक एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये जो आपको डॉट 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 वाला एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है। ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है। लेकिन इन सभी एरियाज के बीच में एक स्पेस है जो वैकेंट है, जो खाली है।
ये जो वैकेंट स्पेस है बच्चों, ये जो खाली स्थान है बच्चों, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। गौर फरमाइएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जहां मैंने रेड रेड डॉट किया है यहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मैंने यहां जहां रेड रेड डॉट किया है मिलेगा, लेकिन जो व्हाइट स्पेस है इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिलेगा। तो वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो रीजन, वो एरिया, वो पॉइंट, वो प्लेन, वो कुछ भी ऐसा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसे हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। सर नोड होता क्या है? नोड एक पॉइंट होता है, एक लाइन हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, एक सरफेस हो सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। बच्चे को लगता है अच्छा, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है वो नोड है। जी हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है वो नोड है। तो उसे लगता है कि सर न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस में नहीं, मुझे लगा चाय है, रख दीजिए, पानी रख दीजिए। न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। वो रीजन, वो सरफेस, वो पॉइंट, वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है वो नोड है। इसका ये मतलब है क्या सर कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हर वो चीज नोड है? न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, पर न्यूक्लियस एक नोड नहीं है। सर न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो न्यूक्लियस नोड क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। मेरी बात समझिएगा, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो जहां मिल सकता है वहां पे बात की जा रही है नोड की। ये कुछ ऐसा है, मधुमक्खी छत्ते के बाहर मिल रही है, कोई आपसे कहे चंद्रमा में मधुमक्खी के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इलॉजिकल है, वो बकवास है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मिलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं वो नोड हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता है, ये असंभव वाली बात है, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। तो जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वहां पे नोड आप नहीं कहोगे। मतलब आप चाहे इसे एक्सेप्शन के तौर पे याद कर सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो नोड नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, या इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, लेकिन फिर भी वो नोड नहीं होता है। अगेन सर जो एटम से बाहर है वहां इलेक्ट्रॉन मिल ही कैसे सकता है? जब वहां इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता तो वहां पे नोड की बात नहीं होती। द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि नोड वो पॉइंट है, वो लाइन है, वो सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन न्यूक्लियस एक नोड नहीं होता, इन्फिनिटी भी नोड नहीं होता, भले वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्योंकि वो एटम में, क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। किसी भी एटम में वो इम्पॉसिबल सी बात है, इलॉजिकल सी बात है। तो न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी कैन नॉट बी नोड। अच्छा ठीक है साहब, नोड वो पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सर हम पता कैसे करेंगे किसी एटम के अंदर कितना नोड होता है, कहां होता है, कैसा होता है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जो नोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अच्छा ठीक है, जो नोड है वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और जो नोड है वो दो टाइप का है। सबसे पहला है रेडियल नोड, इसे हम लोग रेडियल नोड भी कहते हैं, इसे हम लोग स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, इसे हम लोग नोडल सरफेस भी कहते हैं। ओके, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस। सर ये होता क्या है? बेटा ये क्या होता है जरा ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम आपके सामने बना है, तो जब आप रेडियस से, ये रेडियस न्यूक्लियस हुआ, जब आप रेडियस के अलोंग मूव करते हो, जब आप रेडियस के अलोंग मूव करते हो, जो रेड रेड लाइन मैंने बनाई ये रेडियस है। जब आप रेडियस के अलोंग मूव करते हो, तो रेडियस के अलोंग मूव करने पर जितने वैकेंट स्पेस आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम स्फेरिकल है, मतलब ये एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पहला सर्कल है ये है 1s, ये जो दूसरा सर्कल है ये है 2s, ये जो तीसरा सर्कल है ये है 3s। अगर कोई मुझसे सवाल पूछे कि 3s में टोटल कितने रेडियल नोड हैं, तो मैं क्या सोचूंगा, न्यूक्लियस से जब 3s की तरफ जाएंगे रेडियस के अलोंग, न्यूक्लियस से जब 3s की तरफ जाएंगे रेडियस के अलोंग, तो कितने वैकेंट स्पेस आएंगे? तो मैं क्या कहूंगा,
सर एक वैकेंट स्पेस ये वाला है, एक वैकेंट स्पेस ये वाला है, एक वैकेंट स्पेस ये वाला है, एक वैकेंट स्पेस ये वाला है। जब न्यूक्लियस से रेडियस के अलॉन्ग जाओगे 3s तक तो सर दो वैकेंट स्पेस आएंगे, दो नोड आएंगे। ये जो नोड आएंगे यही रेडियल नोड कहलाएंगे। तो नोड एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नोड दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस होता है। वही रेडियल नोड है, वही स्फेरिकल नोड है, वही नोडल सरफेस है। न्यूक्लियस से आप देखोगे रेडियस के अलावा तो जितने खाली जगह आएंगे वही रेडियल नोड है। ये है पहला टाइप। वहीं पे दूसरा नोड होता है, उसका नाम है एंगुलर नोड। क्या नाम है? एंगुलर नोड। उसे एंगुलर मतलब किसी एंगल पर, एंगुलर नोड भी बोलते हैं, उसे नॉन स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, उसे नोडल प्लेन भी बोलते हैं। बच्चों कितने प्रकार के नोड होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला नोड रेडियल नोड, दूसरा नोड एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या होता है? सर रेडियस के अलावा कितने वैकेंट स्पेस मिलेंगे। सर एंगुलर नोड क्या होता है? नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन का मतलब है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है तो ये एक पी सबसेल है, राइट? ये अगर आप देखो ध्यान से, ये एक पी सबसेल है। तो पी सबसेल, लिसन केयरफुली, ये जो पहला डायग्राम बनाया इसमें आपको नोडल सरफेस बताया। ये जो डायग्राम बना है, ये वाला डायग्राम, अगर आप रेडियस के अलॉन्ग जाओगे, पूरी बात सुनना, ये पी सबसेल है, ये भी पी सबसेल है, ये भी पी सबसेल है। पहला वाला 2p है, मतलब सेकंड ऑर्बिट का, अगला वाला 3px है, अगला वाला 4x है। तो अगर आप न्यूक्लियस के अलोंग रेडियस, न्यूक्लियस से रेडियस के अलोंग जाओगे, न्यूक्लियस से रेडियस के अलोंग जाओगे तो कितने वैकेंट स्पेस आएंगे? एक, दो। पर जब न्यूक्लियस से रेडियस के अलोंग जाओ तो वो रेडियल नोड है, वो नोडल सरफेस है। मैं रेडियल नोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंगुलर नोड की, मैं बात कर रहा हूं नोडल प्लेन की। सर वो क्या होता है? वो होता है जब कभी किसी भी सबसेल में कोई ऐसा प्लेन ढूंढो, कोई ऐसा प्लेन ढूंढो जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। कहने का मतलब है ये पी सबसेल का ये पी ऑर्बिटल है, ठीक? ये पी सबसेल का px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है। तो px ऑर्बिटल मतलब जो x एक्सिस के अलोंग है, तो ये x एक्सिस के अलोंग है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इस एक्सिस के अलोंग आपको मिलेगा। देख रहे हो क्या? मतलब इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। इस वाली एक्सिस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेगा, इस वाली एक्सिस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे ये जब कोई प्लेन है, कोई ऐसा प्लेन ढूंढो, कोई ऐसा लाइन ढूंढो जिसके अलोंग जाने पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। इसे अपन नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं, इसे अपन एंगुलर नोड भी बोल सकते हैं, इसे अपन नॉन स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दो तरह के नोड होते हैं, एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड जो न्यूक्लियस से रेडियस के अलॉन्ग जाने पर वैकेंट स्पेस मिलता है। एंगुलर नोड किसी भी ऑर्बिटल में कितने प्लेन हैं जिनके अलॉन्ग जाने पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो नोडल प्लेन होता है। ये तो होता है। सर हम पता कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे? कुछ तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है, बिल्कुल एक तरीका है। तरीका क्या है? अगर आपको रेडियल नोड पता करना है तो रेडियल नोड पता करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 3s की, 3s में टोटल कितने रेडियल नोड है? तो आप क्या कहोगे? सर रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, मतलब 3 माइनस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 2। देखते हैं अपन ने जो फॉर्मूला बनाया सही है कि नहीं है। 3s के लिए कितने रेडियल नोड थे? देखो जरा, 3s के लिए कितने रेडियल नोड थे? जब आप न्यूक्लियस से 3s में रेडियस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो कितने वैकेंट स्पेस है? 2। तो कितने रेडियल नोड हैं? 2। तो कितने रेडियल नोड फॉर्मूले से भी आए? 2। तो अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया कि जब जब रेडियल नोड आएगा तब तब उसका फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन लगाएंगे। नोड क्या होता है? कितने टाइप का होता है? फॉर्मूला क्या होता है? नोड क्या होता है? सर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। न्यूक्लियस नोड नहीं होता है, इंफिनिटी नोड नहीं होता है। कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का होता है, एक रेडियल होता है, दूसरा नोडल प्लेन एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड कैसे निकालें? सर n माइनस एल माइनस वन। फिर एंगुलर नोड कैसे निकालें? एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है n, मतलब अगर अपन बात करें p की तो p के लिए l की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि p सबसेल में
पी सबसेल में कितने नोडल प्लेन हैं, मतलब ऐसे कितने प्लेन हैं पी ऑर्बिटल में, ऐसे कितने प्लेन हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो अपन क्या कहेंगे सर, देखिएगा ये है हमारे पास पीएक्स। तो जो पीएक्स है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इमेजिन करना, ये एक्स एक्सिस है, एक एक्सिस होती है और दो एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बनता है। एक एक्सिस होती है और दो एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बनता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर केवल इतना देखो, ये एक एक्सिस है, लेकिन जब दोनों देखोगे साथ में, मतलब ये पूरा देखो, तो एक एक्सिस ये वाली, एक एक्सिस ये वाली, तो दो एक्सिस आगे तो क्या बन गया, ये प्लेन। ऐसे देख रहे हैं तो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, लेकिन जब ऐसे देख रहे हैं तो ये प्लेन है। तो प्लेन में कितनी एक्सिस होती है, दो एक्सिस। तो जो पीएक्स है, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो पीएक्स में ये जो वाइजेड वाला प्लेन है, ये जो वाइजेड वाला प्लेन है, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ओके थोड़ा इमेजिन करना, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इधर और नीचे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन जो वाइजेड वाला प्लेन है उसके अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे कितने प्लेन हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आप कहोगे सर ऐसा एक प्लेन है। चाहे ऐसे बार बार देख के बताओ, चाहे आप इस फॉर्मूले से बताओ कि सर एंगुलर नोड का फॉर्मूला है एल, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड का फॉर्मूला है एल। नोड क्या है, कितने टाइप का है, तो मैंने कहा एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है। सर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, टोटल नोड मिलेगा। तो टोटल नोड क्या होगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड का फॉर्मूला n माइनस वन हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 1s में कितने रेडियल नोड है, बच्चों सुनो सुनो सुनो, 1s में कितने रेडियल नोड है, तो आप क्या कहोगे सर n माइनस एल माइनस वन से निकाल लेंगे ना, बिल्कुल सही। कितने नोडल प्लेन है, सर नोडल प्लेन फॉर्मूले से निकाले, फिर से कुछ भी निकाल लो यार, सर फॉर्मूले से तो आ गया। एस की वैल्यू, एल की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इसका जो नोडल प्लेन होगा कितना होगा, जीरो। सर फील कैसे करेंगे बेटा, जो एस होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल है, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है। आप उसे किधर से काटो, इमेजिन करो ना, ये एक स्फेरिकल बॉल है, ये एक स्फेरिकल बॉल है, इसे मैं किधर से देखूं, कैसे कट करूं कि मुझे कुछ ना मिले, संभव ही नहीं है। जो स्फेरिकल होता है वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, तो उसके लिए एक भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, तो सरल भाषा में आपको ये फॉर्मूले से ही करना है। फॉर एग्जांपल 2s के लिए आप सब बताएंगे, 2s के लिए रेडियल नोड कितना, 1, नोडल प्लेन कितना, 0। तो रेडियल नोड और नोडल प्लेन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नोड। उसी प्रकार से बच्चों 2p के लिए, 2p के लिए रेडियल नोड कितना, 2p के लिए फॉर्मूला लगाओ n माइनस एल माइनस वन, तो 2 माइनस वन माइनस वन कितना हो गया, 0। तो 2p के लिए रेडियल नोड कितना, 0, बहुत अच्छे। 2p के नोडल प्लेन कितना, 1। सर कैसे, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, एल। हेलो, उसी प्रकार से 3d के लिए रेडियल नोड कितना, 0। उसी प्रकार से 3d के लिए नोडल प्लेन कितना, 2। कैसे, l बराबर 2 लगाओ। कहने का मतलब यह है कि जो डी सबसेल है उसके जो ऑर्बिटल है उनमें दो प्लेन ऐसे मिलेंगे जिनके अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सर वो दो प्लेन कैसे मिलेंगे ये भी बता दो, ऐसे मिलेंगे, देखना। ये तो बात हो गई पी की। पीएक्स में वाईजेड प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पी वाई में एक्सजेड प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पी जेड में एक्स वाई प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यार याद करना कितना आसान है सर, कैसे आसान है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स को छोड़ के वाई और जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है तो वाई को छोड़ के एक्स जेड के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है तो जेड को छोड़ दो, मतलब एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कोई आपसे पूछे पीएक्स का नोडल प्लेन क्या है, पीएक्स का नोडल प्लेन क्या, अच्छा एक्स है क्या, एक्स को हटा दो, मतलब वाई और जेड प्लेन है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर डी सबसेल के लिए उसके जो ऑर्बिटल है, एक मिनट मेरी सवाल सुना ध्यान से, डी एक सबसेल है और डी सबसेल में कई सारे ऑर्बिटल हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, सर ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m देता है, तो अगर डी सबसेल है मतलब इसके एल की वैल्यू 2 है। जब एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, बोलो हाँ या ना। तो 1 2 3 4 5 कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आए, 5।
कितने ऑर्बिटल हैं? 5। कितनी दिशाओं में फैले हैं? 5। जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं, उतनी दिशाओं में फैले होते हैं। डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। हमें पता करना है सभी ऑर्बिटल में ऐसे कितने प्लेन हैं जिनके अलोंग जाने पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो चलिए पता करते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन डी सबसेल की। तो डी सबसेल का यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। डी सबसेल के केस में ये रहा आपके पास डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीचों बीच, डी वाई जेड, वाई और जेड प्लेन के अलोंग, या आप ऐसे याद रखो वाई जेड के बीचों बीच, डी एक्स जेड मतलब एक्स और जेड के बीचों बीच, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई के अलोंग, डी जेड स्क्वायर ये रहा। इस शेप को अपन बोलते हैं, इस शेप को अपन बोलते हैं बेबी सूदर शेप। बेबी सूदर शेप, इसे बेबी सूदर शेप भी कहा जाता है, इसे क्लोवर लीफ शेप भी कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा दिखता है। सर क्या दिखता है? ये बेबी सूदर के जैसा दिखता है। सर ये बेबी सूदर क्या होता है? अरे वो डायपर यार, कुछ वैसा दिखता है, तो इसे बेबी सूदर शेप भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इन सभी ऑर्बिटल में ऐसे कितने प्लेन हैं जिनके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सरल भाषा में हमें पता करना है एंगुलर नोड, हमें पता करना है एंगुलर नोड, हमें पता करना है नोडल प्लेन। तो सर वो तो अभी आपने फॉर्मूले से बता दिया। हाँ बेटा, फॉर्मूले से L बराबर 2 आ गया, और एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, लिसन केयरफुली, डी सबसेल है, उस सबसेल के डी सबसेल है, उस सबसेल के 5 ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल नहीं है, सॉरी सबसेल नहीं है, डी एक्स वाई एक ऑर्बिटल है। डी वाई जेड सबसेल नहीं है, डी वाई जेड एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। डी सबसेल है, उसके 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अपन क्या पता कर रहे हैं? एंगुलर नोड। एक एक करके सबका देख रहे हैं। फॉर्मूले से तो आ गया, फिर भी एक बार हम डायग्राम में फिल कर रहे हैं। डी एक्स वाई मतलब जो एक्स और वाई के अलोंग है, इस प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन में है। तो एक्स और वाई इस वाले प्लेन में है। तो इस वाले प्लेन के अलावा दो ऐसे प्लेन हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। याद करने का तरीका क्या है, आप अभी यहां याद करना, ये है डी एक्स वाई, ठीक है। तो एक प्लेन क्या होगा, एक एक्सिस छूट रहा है, एक एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, राइट। तो ये है एक्स वाई, तो एक्स के साथ एक बार जेड, वाई के साथ एक बार जेड, मतलब एक्स जेड और वाई जेड दो प्लेन हैं जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इन द सेम वे वाई जेड, तो 3 एक्सिस है, एक है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड। यहां पे क्या लिखा है? वाई और जेड, राइट। तो वाई और जेड लिखा है, मतलब एक बार एक्स और वाई, एक बार एक्स और वाई, और एक बार जेड है, तो क्या जाएगा? एक्स और जेड। तो एक्स वाई और एक्स जेड दो ऐसे प्लेन हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इन द सेम वे यहां क्या लिखा है? एक्स जेड। कितनी एक्सिस है? एक्स वाई जेड। तो क्या लिख दिया? एक्स और जेड। तो एक बार एक्स के साथ छूट क्या रहा है? वाई वाला। छूट क्या रहा है? वाई वाला। तो एक बार एक्स के साथ वाई और एक बार जेड के साथ वाई। तो एक्स वाई और वाई जेड ये दो प्लेन हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। हालांकि सवाल हमसे टोटल प्लेन की संख्या ही पूछता है, लेकिन फिर भी कभी पूछ दे कि उस प्लेन का नाम बताओ, तो अपने को प्लेन का नाम भी याद होना चाहिए। हालांकि प्लेन एग्जैक्टली नहीं पूछता। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है सुनिएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, इस पर दो प्लेन ऐसे हैं। एक प्लेन इधर से जाएगा, इमेजिन करो इसको इधर से आपने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, और एक प्लेन इधर से जाएगा। ये दो प्लेन ऐसे हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। एक्स और वाई के बीचों बीच, मतलब एक्स और वाई प्लेन के 45 डिग्री पर एक प्लेन इधर है और एक प्लेन इधर है। ये दो ऐसे प्लेन हैं जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगेन प्लेन दो ही है, प्लेन दो ही है, प्लेन दो ही है, प्लेन दो ही है। सर वो तो हमने फॉर्मूले से बता दिया था। फॉर्मूले से बताने के बाद हम एक बार उस एक्सिस को याद कर रहे हैं, सच में वो कहां कहां है, ठीक है। ओके सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में इसे हम किधर से कट करें? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, डी जेड स्क्वायर नाम है, तो इसके जो ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, ओके।
जेड एक्सिस के अलोंग है। इसे हम किधर से कट करें या इसे हम किधर से देखें कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। इमेजिन करो अपने पास दो गुब्बारा है, एक गुब्बारा ऊपर है, एक गुब्बारा नीचे है। एक गुब्बारा ऊपर है, एक गुब्बारा नीचे है। चारों तरफ वो पतले पतले गुब्बारे आते हैं, चारों तरफ वो पतले पतले गुब्बारे की एक रिंग है। क्या है? रिंग है। एक गुब्बारा ऊपर है, एक गुब्बारा नीचे है, चारों तरफ एक पतले पतले गुब्बारे की रिंग है। उसे मैं किधर से काटूं, उसे मैं किधर से कट करूं कि मुझे ऐसे कट करूं कि गुब्बारा कट नहीं हो। मतलब जो गुब्बारे का रीजन है, जो गुब्बारे का मास है वो नहीं कट हो, ऐसे किधर से कट करें? ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, ऐसा कौन सा प्लेन है? तो जवाब मिलता है सर इसमें ऐसा एक भी प्लेन नहीं है, इसमें ऐसा एक भी डायरेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा देखो, इधर से कट करो तब भी ये रिंग कटेगी, इधर से कट करो तब भी ये रिंग कटेगी, इधर से कट तो नहीं कर सकते हैं। आप इसे किसी भी डायरेक्शन से कट करो, कुछ ना कुछ इसमें रिंग का हिस्सा आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एक भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसके अलोंग जाने पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। एक भी ऐसा प्लेन नहीं है, आप इसे कहीं से भी कट करोगे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मिलेगा ही। चाहे जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर भी मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर भी मिलेगा। एक भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसके अलोंग जाने पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। या सरल भाषा में डी जेड स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं है। तो सर ये जो फॉर्मूला बनाया बेटा, ये जो फॉर्मूला बनाया वो इसमें लगाना, इसमें लगाना, इसमें लगाना, इसमें लगाना, प्लेन याद कर लेना पर डी जेड स्क्वायर में मत लगाना। सारी बातों की एक बात, डी जेड स्क्वायर में मत लगाना। ठीक है साहब। तो हमने कहा कि बेटा नोड होता है। ठीक है साहब, सुनो 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 सुनो, एक बार याद करेंगे। नोड होता है, ठीक है सर। नोड क्या होता है? एक पॉइंट, एक प्लेन, एक सरफेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। नोड कितने टाइप का होता है? बोलो बोलो बोलो, जहां बैठो वहीं बोलेंगे। नोड कितने टाइप का होता है? सर एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है। इसे हम डायग्राम से देखें, फॉर्मूले से। सर अपने एग्जाम के लिए फॉर्मूले से। तो चलो मुझे बताओ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? सर रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। बोलो बोलो, रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l, दोनों को जोड़ देंगे n माइनस वन इज द टोटल नोड। ठीक है सर, इसे हम कैसे याद करें? बेटा आपको तो फॉर्मूले से ही याद करना है, फिर भी अगर कभी सवाल प्लेन की पूछ लेता है तो P के लिए, D के लिए आपको प्लेन याद रखना है। तो जो ट्रिक से बताया एक बार उसको जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोशिश करना एक बार याद कर लेना। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी जेड स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता। डी जेड स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला एक बार फिर से बता दीजिए, शायद उसका वीडियो कनेक्शन चला गया हो, सुनना एक बार फिर से। बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिसन लिसन लिसन, ये जो आपके सामने डायग्राम बन रहा है ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे बताना है इसमें ऐसा कौन सा प्लेन है जिसके अलोंग जाने पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। हमें बताना है ऐसा कौन सा प्लेन है, ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसके अलोंग जाए इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। तो बच्चे ने कहा ये वाला। अरे बेटा इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना यार, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना यार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपको मैं बना रहा हूं लाइन से, ठीक है, इस लाइन से इमेजिन करो यहाँ पे एक पेज रखा है, पेज ऐसे खड़ा खड़ा पेज रखा है, आप कट कर रहे हो, एक प्लेन बन गया ना यार। ये आपके सामने जो लाइन दिख रही है इधर, ये 45 डिग्री पर है। एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है, उधर से भी 45 है ना? ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर। तो जब आप देखोगे इन इन दोनों प्लेन के अलोंग आप कहीं भी चले जाओ आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। तो अपन कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ऐसे दो प्लेन होते हैं, एक एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री के अलोंग, एक इधर और एक इधर। इन दोनों प्लेन पर जाने पर आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। यही उसका नोडल प्लेन है, यही उसका एंगुलर नोड है। ठीक है, बहुत अच्छे, याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा तो जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। ठीक है, जो पूछू वो बताएंगे। तैयार है क्या? एक बार फिर से मैं एग्जांपल बता देता हूं, फिर सवाल पूछ लेता हूं। एक बार फिर से एग्जांपल बता देता हूं। ऑलराइट, 3D स्क्वायर में यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल नोड बच्चों, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। 3D स्क्वायर में टोटल नोड, टोटल नोड मतलब एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। तो 3D स्क्वायर के लिए चलो निकाल लेते हैं रेडियल नोड। निकाले क्या? निकाल लेते हैं सर। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। हेलो,
तो 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना 0, तो रेडियल नोड कितना 0। चलो निकाल लेते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला L, तो कितना 2। सर एक मिनट, ये L का फॉर्मूला लगाना, पर dz स्क्वायर में मत लगाना, dz स्क्वायर में मत लगाना, dz स्क्वायर में मत लगाना, dz स्क्वायर में मत लगाना। एंगुलर नोड का फॉर्मूला L होता है, ये लगाना, पर dz स्क्वायर में मत लगाना, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था dz स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है। नो नोडल प्लेन, चाहे इसे आप एक्सेप्शन मान लें या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसे समझ लें। dz स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, तो इसका जो एंगुलर नोड है वो L से नहीं आएगा बच्चों, ये 3dz स्क्वायर की बात कर रहा है। तो z स्क्वायर में एक भी एंगुलर नोड नहीं है, एक भी रेडियल नोड नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 0। टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। अब आप लोग मुझे बताएंगे 4dz स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, सबसे पहले बताओ रेडियल नोड, रेडियल नोड। dz स्क्वायर दिखा तो समझ में आ गया, सर dz स्क्वायर है, इसका मतलब वो तो एंगुलर नोड 0 है, पर रेडियल नोड तो है यार। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 4 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 4 माइनस 3 कितना 1, तो एक रेडियल नोड है, एक नोडल सरफेस है, एक रेडियल नोड है, एक नोडल सरफेस है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सर। क्या इसमें कोई एंगुलर नोड है? एक मिनट सर, अगर dz स्क्वायर बोल दिया तो एंगुलर नोड नहीं है, मतलब इसमें टोटल कितने नोड हैं? 1। वो कौन से हैं? सर वो केवल रेडियल नोड है, वो एंगुलर नोड नहीं है, वो नोडल प्लेन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया? हेलो, अगर समझ में आ गया तो आप सबके सामने है नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोगों ने अभी तक 3 क्वांटम नंबर की बात करी। सबसे पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर था एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर जो हमने खुद बनाया सहूलियत के लिए, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। जिस प्रकार से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। जिस प्रकार से अर्थ सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। सर अपनी एक्सिस पर भी घूमता है तो क्या? अपनी एक्सिस पर भी घूमता है तो कभी वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो कभी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सर उसके घूमने से क्या? जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो उससे एसोसिएटेड एक और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहले आपको मैं एक फिजिक्स का कंसेप्ट याद दिला दूं। जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर मोशन में जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब कभी चार्ज सर्कुलर मोशन में जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो स्पिन करेगा तो उससे एसोसिएटेड उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लॉकवाइज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लॉकवाइज करेगा तो कुछ और डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो कुछ और डायरेक्शन होगी। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर इलेक्ट्रॉन की स्पिन रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन से एक फील्ड क्रिएट हो रहा और वो फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलग डायरेक्शन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलग डायरेक्शन। तो ये अलग बताने के लिए मुझे 2 नंबर बनाने पड़े। हम क्या बता रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बता दिए, इलेक्ट्रॉन का सबसेल बता दिए, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बता दिए, इलेक्ट्रॉन कहां है बता दिए। पर अब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी तो घूम रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है ये भी तो बताएंगे। ये नहीं बताएंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाएंगे। What are quantum numbers? Quantum numbers are the numbers which give complete information about an electron. आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता दी, पर आपने अभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, वो कैसे घूम रहा है। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी वजह से उसको 2 नंबर असाइन हुए, एक +½ असाइन हुआ और दूसरा -½ असाइन हुआ। लिसन केयरफुली, क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये 2 तरीके से ही इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो या तो +½ होगा,
जब यहां प्लस हाफ होगा तो ये माइनस हाफ होगा, अगर ये माइनस हाफ होगा तो ये प्लस हाफ होगा। मैंने नहीं कहा क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा प्लस हाफ है, मैंने नहीं कहा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा माइनस हाफ है, मैंने ये कहा अगर एक प्लस हाफ है तो अगला माइनस हाफ है, अगर पहला माइनस हाफ है तो अगला प्लस हाफ है। मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पिन होती है। सर दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पिन क्यों होती है? एक क्लॉकवाइज है तो अगले की एंटी क्लॉकवाइज है। सर आखिर ऐसा क्यों होता है? बेटा अगर दोनों क्लॉकवाइज ही घूमते तो दोनों का एक ही फील्ड होता, जब दोनों का एक ही फील्ड होता तो दोनों आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन करते, इसका फील्ड और इसका फील्ड कैंसल आउट हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज में घूम रहा है उससे जो फील्ड जनरेट हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूमकर उसके फील्ड को कैंसल आउट करता है, खुद को स्टेबलाइज करता है। सारी कहानी किसकी है? स्टेबलाइजेशन की। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते तो एक जैसा ही फील्ड होता, उससे या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन होता, कहीं ना कहीं उतना स्टेबल नहीं होता। दुनिया में चीजें न्यूट्रल रहना चाहती है, ऐसा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमे अगर एक, तो दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉक है तो अगले की भी एंटी, अगर एक की क्लॉक है तो अगले की एंटी क्लॉक है। पर उसे हमने एक नंबर से रिलेट किया और कहा कि जो क्लॉकवाइज है उसे या तो प्लस हाफ बोलो या तो माइनस हाफ बोलो। लेकिन अगर पहले वाले को प्लस हाफ बोल दिया तो अगले वाले को माइनस हाफ बोलना, पहले वाले को माइनस हाफ बोल दिया तो अगले वाले को प्लस हाफ बोलना। प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज नहीं है, माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, पर अगर एक प्लस हाफ है तो अगला पक्का माइनस हाफ है। जिस प्रकार से आपने ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मेजर किया, जिस प्रकार से आपने ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मेजर किया, आपने ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम मेजर किया, उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो स्पिन का भी एंगुलर मोमेंटम होगा। तो स्पिन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपको मैं याद दिला दूं, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको मैं याद दिला दूं, ऑर्बिटल याद आ रहा है क्या? बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ये कौन सा बच्चों है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपने अभी तक टोटल तीन एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिए हैं। तीन एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये तीसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। अब जो स्पिन है या तो वो प्लस हाफ होगा या तो वो माइनस हाफ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, कभी आप यहां माइनस वैल्यू में रखोगे, ठीक है, तो आपने रखा प्लस हाफ, तो क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ हाफ इंटू हाफ प्लस वन, मतलब हाफ प्लस वन कितना हो गया बच्चों? 3/2। 3/2 इंटू हाफ 3/4, तो अंडर रूट ऑफ 3/4। जब इसे सॉल्व करते हो तो कितना आता है? अंडर रूट ऑफ 3/4, तो उसका कितना गया? 2, 2 2 4, अंडर रूट ऑफ 3h upon 4 pi is the spin angular momentum of an electron. Point to be noted, spin angular momentum of an electron, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ 3h upon 4 pi, अंडर रूट ऑफ 3h अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी, एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज नहीं, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं। एक स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर बनाए। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एस क्या है सर? स्पिन है, तो आप यहाँ पे स्पिन रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है अंडर रूट ऑफ 3h अपॉन 2 पाई 4 पाई, इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे। अगर आप सीख गए हैं इन बातों को या जो भी थोड़ा थोड़ा डाउट है उसे और क्लियर करते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। कुछ एक सवाल करें क्या बच्चों? कुछ एक सवाल करें क्या? कुछ एक सवाल करें क्या? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। डिटरमाइन द ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन एल एम। अभी सब क्लियर हो जाएगा, सुनते चलो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। एक एक करके
पहला वाला, सबसे पहला ऑप्शन, एक एक करके, वन बाय वन। अभी फर्स्ट पूछ रहा हूं, फर्स्ट जिन्होंने सारे कर लिए वो भी एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट वाला, एन की वैल्यू 2 तो 2, एल की वैल्यू 1 तो पी, -1। याद करो मैंने कहा था जो -1 है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को भी और वाई को भी, एक्स को भी और वाई को भी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो 2px भी हो सकता है, वो 2px भी हो सकता है, वो 2py भी हो सकता है। क्लियर? क्या किसी को फर्स्ट वाले में डाउट है? सर केवल 2px क्यों नहीं होगा, केवल 2py क्यों नहीं होगा? क्या फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। चलो ठीक है। सेकंड वाला 400, सेकंड वाला, सेकंड वाला 400, सेकंड वाला 400। बच्चों ये n है 4, l है 0, m है 0, तो n क्या है 4, l 0 का मतलब क्या है s, s के लिए m कितना होता है 0, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है 4s। सेकंड पार्ट का आंसर 4s। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटा 2pz नहीं हो सकता। एक बच्चे ने कहा सर फर्स्ट वाले में 2pz हो सकता है क्या? बेटा पिछली क्लास को रिवाइज करो, 2pz नहीं हो सकता। आपके लिए होमवर्क है, पिछली क्लास को रिवाइज करो। थर्ड वाला 5 2 + 1, थर्ड वाला, थर्ड, थर्ड सुनो ना, n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू कितनी है 2, 2 मतलब क्या? अरे याद करो यार, l 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। s l की वैल्यू कितनी 2, तो क्या है ये 5d। हेलो, अब ये 5d पर +1 है। अब आपको याद करना पड़ेगा +1 किसके लिए होता है। तो याद करो, अपन एक बॉक्स बनाया था कुछ इस प्रकार से, यहां लिखा हुआ था dxy dyz, याद आ रहा है क्या? तो आपको बताना है जो +1 है वो किसके लिए होगा, +1 वो किसके लिए होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। दो ऑर्बिटल के लिए हो सकता है, और +1 किसके लिए होगा? सबसे पहले आया dxy, फिर आएगा dyz, dyz, फिर क्या आएगा बच्चों dzx, dx²y²। तो पहला वाला किसके लिए था -2, फिर क्या था -1। हेलो, तो ये -2 -1 मतलब जो dyz है अपने को लिखा है +1, तो dyz और dxz इन तीनों के बीच में -1 +1 रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप इसको भी बोल सकते हो +1, इसको भी बोल सकते हो +1, इसको भी बोल सकते हो -1, इसको भी बोल सकते हो -1। तो थर्ड वाले का आंसर जाएगा, थर्ड, हाँ स्लाइड दिख रही है क्या? ठीक है। थर्ड वाले का आंसर जाएगा 5dyz एंड 5dxz, 5dyz 5dxz। 310, 310 का क्या जाएगा 310। अब जीरो बोल दिया है, जीरो मतलब जेड को ही एलोकेट होगा बेटा, जीरो का मतलब जेड, जीरो का मतलब जेड। बेटा पी जेड स्क्वायर नहीं होता, डी जेड स्क्वायर होता है, जीरो का मतलब जेड। ठीक है, तो 3pz, ठीक है क्या, 3pz, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है साई 420, इसको आप मुझे बताएंगे। साई 420 मतलब साई 420 क्या है ये? हाँ 4 मतलब n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई 4, 2 की वैल्यू हो गई d, अब 0 है मतलब dz² ही है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया था, और जिन बच्चों को नहीं याद है प्लीज एक बार उसे डायग्राम बना के याद कर लेना, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसका कोई दूसरा रूल नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, ओके। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NLM फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। NLM जल्दी बताएंगे। फर्स्ट वाला, हाँ बेटा आशुतोष बिल्कुल, फर्स्ट वाला 4dz², क्या बात है, बहुत फेमस 420। फर्स्ट वाला 420, किसी को डाउट है फर्स्ट वाले में क्या? अपन लिखते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? n को, d है तो l कितना 2, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0। वेल डन। अगला वाला 5s, 5s, 5s के लिए NLM,
5 है तो n की वैल्यू 5, s है तो l की वैल्यू 0, और जब l 0 होता है तो m केवल 0 ही होता है, जब l 0 होता है तो m केवल 0 ही होता है। 3pz, 3pz नेक्स्ट वाला 3 है तो n की वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। अब उसने pz बोल दिया तो pz के लिए आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने कल बताया था, pz के लिए m की वैल्यू 0 ही मानी जाएगी, अगर z है तो उसके लिए m 0 ही एलोकेट होगा एज पर एनसीईआरटी, उसके लिए m 0 ही एलोकेट होगा एज पर एनसीईआरटी। ऑलराइट, 2px, 2px, 2px क्या बात है, 2px तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, अब x है तो वो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ऑलराइट, तो m की वैल्यू यहां 1 लिखी है, इसे आप लिख सकते हैं m की वैल्यू हो जाएगी इधर -1 और +1, दोनों ही एक्सेप्टेड है, केवल -1 नहीं, केवल +1 नहीं, ठीक है। लेकिन जब z है तो उसके लिए m की वैल्यू फिक्स, और वो क्या है, 0। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, which of the following set of quantum number is possible, which of the following set of quantum number is possible। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन, जब n 3 है तो क्या l 2 हो सकता है, सुनेंगे ध्यान से, खास करके वो बच्चे जिनसे नहीं बन रहा है ये सवाल, जिनसे बन गया तो सब लोग आंसर दे ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनसे नहीं बना देखेंगे। n के लिए 3 तो क्या l 2 पॉसिबल है, पॉसिबल है सर। अगर n 3 है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n - 1, मतलब l क्या होगा, l 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, हाँ या ना, हाँ सर l 2 हो सकता है। जब l 2 है तो क्या m - 3 है, सर हो ही नहीं सकता। अगर l की वैल्यू 2 है तो सर m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, तो -3 का तो सवाल ही नहीं है। हेलो, और 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। मान लो ऐसा होता कि इसके लिए 3 पॉसिबल होता तो मत सोचते, तो फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड वाला, जब n 3 है तो क्या l 3 पॉसिबल है, सर n 3 है तो l कभी 3 तक जा ही नहीं सकता है, l हमेशा उससे छोटा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब n 3 है तो क्या l 1 पॉसिबल है, सर पॉसिबल है। जब l 1 है तो क्या m - 1 पॉसिबल है, सर पॉसिबल है। जब m - 1 है तो क्या s - हाफ पॉसिबल है, सर पॉसिबल है। अरे m - 1 का मतलब क्या है, सर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग होगी, होगी, एक की प्लस हाफ तो एक की माइनस हाफ होगी। सर प्लस हाफ बोले माइनस हाफ बोले, ये कोई रूल नहीं है, ये आप कुछ भी बोल सकते हो, माइनस हाफ भी बोल सकते हो, प्लस हाफ भी बोल सकते हो, चलेगा। पहला नंबर कुछ भी बोल सकते हो, पर अगर पहला डिसाइड हो गया माइनस हाफ तो अगला पक्का प्लस हाफ ही है। पहला नंबर कुछ भी बोल सकते हो, तो थर्ड वाला पॉसिबल है। फोर्थ वाला देख लें क्या, n = 4 l = 2 पॉसिबल है, सर पॉसिबल है। m = 0 पॉसिबल, पॉसिबल, सर 1 नहीं हो सकता, जो स्पिन है या तो हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, या तो हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा। आप सबके सामने है अगला सवाल, तुरंत आंसर देंगे इसका। क्या बात है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। बच्चे इसका सवाल फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से मत करो यार, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। डी सबसेल है, अपने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, सर इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है। चलो ये पता कर लें डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं। अरे ऑर्बिटल हमें कौन बताता है, सर ऑर्बिटल तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बताता है, तो चलो इसका m निकाल लेते हैं। डी के लिए l की वैल्यू कितनी, 2, जब L2 है तो m कितना, -2 -1 0 +1 +2, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, सर ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं, 5 हैं। कितनी डायरेक्शन है, 5 हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें ऑर्बिटल का नंबर बताता है, साथ में डायरेक्शन भी बताता है। 5 ऑर्बिटल 5 डायरेक्शन। कितने ऑर्बिटल है, 5। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो कितने ऑर्बिटल, 5, 5 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10। अरे आसान है क्या, मुझे लग रहा है आज सबसे बंदा हो गया यार। टोटल, अच्छा रोज ही सबसे बनता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। हेलो, चाहे ऐसे कर ले, चाहे ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है इससे कर ले, लेकिन मैं इस टॉपिक में आपको फॉर्मूला रटने की सलाह देता हूं, वरना होता क्या बताओ, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो फॉर्मूले मत रटो, ऐसे ही करो जैसे मैं बता रहा हूं।
मत याद करो कि सर किसी सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 12+1, मत याद करो, जरूरत ही नहीं है यार, ऐसे करो ना, वरना कंफ्यूज हो गए, कहीं एक दो नंबर आगे पीछे हुआ तो फिर हो गया सारा सवाल गलत। ठीक है, तो लॉजिक से करें। ऑलराइट, यहां फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके सामने अगला सवाल। हाँ हर्षित बेटा, ले लिया आपका नाम। इन ऑर्बिटल्स n बराबर 3 l बराबर 2 फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज -12। वो कह रहा है कि n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट के 2 मतलब d सबसेल में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। तो सबसे पहले पता तो ये करो कि भैया थर्ड ऑर्बिट के डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे थर्ड ऑर्बिट है क्या? हाँ थर्ड ऑर्बिट है। अरे डी सबसेल है क्या? हाँ डी सबसेल है। तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होता है कि ऑर्बिटल में होता है? ऑर्बिटल में। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। लो मैंने बना दिया 5 डब्बा। अरे 5 ऑर्बिटल 5 डब्बा, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, 5। ये क्या है? ऑर्बिटल। कितने? 5 डी सबसेल के लिए। ठीक है, अब इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, आप सब 11 12 पढ़ के आए हो तो मैं आपसे लिख दूं ऐसा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा लिख के अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पिन। सवाल कह रहा ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन -12 है। तो आप ऐसे भी सोचो, चाहे ऐसे सोचो क्या सर, 1 2 3 4 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 में से 5 की स्पिन -12 होगी, 10 में से 5 की स्पिन +12 होगी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 5। आंसर क्या होगा बच्चों? 5। हाँ हाँ ठीक है। हाँ प्रथम बेटा, सबका नाम ले लिया। आंसर क्या होगा? 5। एंड द करेक्ट आंसर इज 5। क्लियर है क्या? क्लियर है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। अच्छा इससे डाउट पूछा है, सर अगर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले तो क्या याद करना पड़ेगा? तब भी याद नहीं करना पड़ेगा। बच्चों सुन लो, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, सर कुछ देर पहले आपने हमसे कहा कि फॉर्मूला मत याद करो। सर एग्जाम में 4 ऑप्शन है, फॉर्मूला पूछ ले, अब क्या करें? बेटा फॉर्मूले को एक नंबर लेके सेटिस्फाई करा के देख लो। मतलब जैसे मैंने कहा 2 इंटू 12+1, मुझे चेक करना है ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे? 2 इंटू 12+1, एल की वैल्यू 2 रख के चेक कर लेंगे। इसमें एल की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 जा 4 +1 5, 5 2 जा 10। तो एल की वैल्यू 2 में इस फॉर्मूले से कितना आंसर आ रहा है? 10। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट से देखूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट से कितना आना चाहिए? 5 और बटे 10। हाँ अरे दोनों मैच कर रहा है, यही फॉर्मूला सही है। तो बेटा फॉर्मूला वेरीफाई करा लो यार, फॉर्मूला वेरीफाई करा लो, याद नहीं करना है। क्या बात है, इस सवाल का पूरी क्लास सही आंसर दे रही है, इस सवाल को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वाह आप छा गए बेटा। एंड द करेक्ट आंसर इज जी। पक्का? मतलब इतने बच्चों ने आंसर दिया कि सही गलत को भी सही मानना पड़ सकता है। सबने एक ही ऑप्शन दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 4। एंड द करेक्ट आंसर इज 4। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। हाँ विजय प्रजापति, देख लिया मैंने, देख लिया बेटा। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल विल बी। सुनो सुनो सवाल क्या पूछा है, n बराबर 4 में कितने ऑर्बिटल हैं? n बराबर 4 में कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है। n बराबर 4 में कितने ऑर्बिटल हैं? 167 विष्णु वासु, कितने ऑर्बिटल? सुनो सुनो, ऑर्बिटल बताना है, सीधे भी आ जाएगा बट मैं चाहता हूं एक बार आप इसे रिवाइज करो। n बराबर 4 है मतलब l बराबर 0 1 2 3 है। जब l 0 है तो m की वैल्यू 0 है। जब l 1 है तो m की 3 वैल्यू है। m कितना है? -1 0 +1। जब l 2 है तो m की कितनी वैल्यू है? -2 -1 0 +1। कितना टाइम लगता है इसमें यार? जब l की 3 वैल्यू है तो m कितना है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये कितना? 1। ये कितना? 3। ये कितना? 5 5 3 8 1 9। ये कितना? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। हेलो, कितना हो गया बच्चों? गिनो तो यार, कितना हो गया? गिनो तो यार।
16। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। एक और तरीका बता दूं क्या, जल्दी वाला? सर बता दूं, सुनो ना। n बराबर 4 है क्या, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। मतलब जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इंटू 16 बोले तो 32। अच्छा, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे, टोटल 32 हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे, तो 32/2 कितना, 16। तो ऐसे भी आप बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 16, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 16। ठीक है क्या, बाकी जो आपको स्ट्राइक कर जाए। ऑलराइट, आप सबके सामने है नेक्स्ट। देखो यार, अभी तक अपन लोग जो बात करी वो था क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। आपसे सारे सवाल लाइन से बनेंगे मॉड्यूल के, 2 सवाल फंसेंगे, मैं बता रहा हूं, पहले बता देता हूं। और वो 2 सवाल इसलिए फंसेंगे क्योंकि आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ोगे। सवाल ढंग से पढ़ना है तो सारे सवाल लाइन से बनेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यार अपने पास क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर जो है, अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने का रूल क्या है। ठीक है, सुजीत कुमार, गुड बेटा, बहुत अच्छे। एरावत गुलिया एनर्जी, सर आपने हैंड के रूल को फॉलो नहीं किया, किसमें बेटा, कहां पर? सर आप, अरे तेरी, खुद भी मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या है? क्या हुआ? ऑलराइट, नहीं मैं आपके चैट पढ़ रहा था, क्या लिख रहे हैं आप। ओके फाइन, चलिए फिर से आपका ध्यान चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका ध्यान चाहिए, लिसन केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब अपने सामने इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कैसे किसी एटम में फिल करें। देखो, हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एटम के अंदर फिल है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो भगवान ने एटम के अंदर भरा है वो किस रूल से भरा है, वो किस लॉजिक से भरा है। तो दुनिया की सारी चीजें एक ही लॉजिक से चल रही हैं और वो है स्टेबिलिटी। मैं बार बार यही कहता हूं और देखना कई चैप्टर में यही कहूंगा, हर चीज के पीछे की एक वजह है, वो स्टेबिलिटी। तो आज भी जब आप किसी भी एटम के अंदर, मतलब इमेजिन करिए अपने सामने 10 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में रखना है। तो जब हम फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करने का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि फिलिंग करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आए वो सबसे ज्यादा स्टेबल आए। इमेजिन करो अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अब 10 इलेक्ट्रॉन को मुझे ऑर्बिटल में रखना है, तो मैं किस ऑर्बिटल में रखूंगा, जिस ऑर्बिटल में जाके वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। सर स्वाभाविक सी बात है, जिस ऑर्बिटल में जाके वो स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी के कई बेसिस होते हैं, उसमें एक बेसिस होता है एनर्जी का। तो मैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में रखूंगा, तो मैं जिस ऑर्बिटल में रखूंगा वो ऑर्बिटल स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि सर जब अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाए जहां जाकर उसकी एनर्जी सबसे कम हो। कहां जाकर उसकी एनर्जी सबसे कम होती है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहना चाहेगा कि न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेगा? सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब क्यों रहना चाहेगा? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा तभी तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। या ऐसे सोचो, या ऐसे सोचो, हमने बोर मॉडल में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -30.6 eV, सेकंड की होती है -3.4 eV। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, मतलब न्यूक्लियस के जितने करीब है एनर्जी उतनी कम है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करेंगे उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देने की कोशिश करेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हम उसे उस जगह सबसे पहले भरेंगे जहां एनर्जी सबसे कम है। सर ये एनर्जी का पता चलता कैसे है? अरे बताया तो था एन वाला। सर वो जो आपने एन वाला रूल बताया था, वो जो आपने ऑर्बिट वाला रूल बताया था, वो तो हाइड्रोजन एटम के लिए, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए है। पर आज हम 10 इलेक्ट्रॉन है तो सर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। अपने पास अब है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हमने जो रूल पहले पढ़ा था वो रूल नहीं लगा सकते। हेलो हेलो हेलो, आपने पढ़ा n बराबर 1 की एनर्जी है -3.6, आपने पढ़ा n बराबर 2 की एनर्जी है -3.4,
आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। आपने पढ़ा एनर्जी का जो डिसीजन होता था वो केवल ऑर्बिट से होता था। ये तब तक सच होता था जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन आज हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और जब मल्टी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो उसके लिए जो एनर्जी का डिसीजन है वो केवल n से नहीं लिया जाएगा, वो n+l से लिया जाएगा। केवल ऑर्बिट उसकी एनर्जी का डिसीजन नहीं करेगा। अब n+l का मिला जुला रूल उसका एनर्जी का डिसीजन करेगा। सर कैसे करेगा? पहले तो हम कहते थे n छोटा तो एनर्जी छोटी, n बड़ा तो एनर्जी बड़ी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे छोटी, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बड़ी, सिक्स्थ की और बड़ी। अब केवल n का रूल नहीं चलेगा क्योंकि केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमारा एटम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें कौन सा रूल चलेगा? n+l का रूल चलेगा। ये रूल क्या होता है? ये रूल कहता है, ये रूल कहता है स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n+l, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n+l, स्मॉलर इज द एनर्जी, स्मॉलर इज द एनर्जी। मतलब n+l छोटा होगा तो एनर्जी भी छोटी होगी। जब एनर्जी छोटी होगी तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। मतलब 1s और 2s में, 1s और 2s में जब हम n+l रूल लगाते हैं तो 1+0 2+0 से इसको 1 इसको 2 पाते हैं। मतलब इसका जो n+l है वो इसके n+l से छोटा है। मतलब इसका जो n+l है वो इसके n+ से छोटा है। मतलब 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, मतलब 1s की एनर्जी 2s से कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, उसके बाद वो 2s में जाएगा। सर सबसे पहले 1s में क्यों आएगा? अरे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी हम कम करना चाहेंगे, एनर्जी कम करने के लिए उसे सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल पे रखेंगे। तो सर इसका मतलब ये भी है कि जब n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात है। लार्जर इज द वैल्यू ऑफ n+l, larger is the value of n+l, larger is the energy। n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। सर अगर कभी ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? सर मान लीजिए अपने पास है 3s और अपने पास है 2p। सर अब क्या करें? मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, लगाओ n+n। सर 3 मतलब n की वैल्यू 3, s मतलब l की वैल्यू 0, तो 3+0 3। सर 2 मतलब n की वैल्यू 2, p मतलब l की वैल्यू 1, तो 2+1 3। सर इसका भी l+l 3 आ गया, इसका भी n+l 3 आ गया। आपने कहा छोटा तो एनर्जी छोटी, बड़ा तो एनर्जी बड़ी। सर कभी बराबर आ गया तो क्या करेंगे? इफ एवर, अगर कभी n+l की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो जो एनर्जी का डिसीजन है, जो एनर्जी का डिसीजन है वो केवल n से ही लिया जाएगा। या सरल भाषा में स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n, स्मॉलर इज द एनर्जी, स्मॉलर इज द एनर्जी, स्मॉलर इज द एनर्जी। कहने का मतलब यह है जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय एनर्जी का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम वहां भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एनर्जी का पता n से नहीं केवल चलेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एनर्जी का पता n+l से रूल से पता चलेगा। जिसका n+l छोटा उसकी एनर्जी छोटी, जिसका n+l बड़ा उसका एनर्जी बड़ा। अगर कभी ऐसा होता है n+l इक्वल होता है तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी छोटी, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी छोटी, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी छोटी। कहीं ना कहीं अपने को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम क्या है। इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम है सबसे पहले मिनिमम एनर्जी में भरो, फिर हायर 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 हायर। एनर्जी पता कैसे करें? n+l रूल से। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम है बच्चों, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। लिसन केयरफुली। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n+l रूल नहीं लगता है।
जिसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें n+l रूल नहीं लगता है, उसकी एनर्जी का डिसीजन केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n से ही होता है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी n+l का रूल लगाएंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो केवल n का रूल लगाएंगे। कहने का मतलब है 1s और 2s में सबसे छोटी एनर्जी 1s की, फिर 2s की। 2s और 2p में अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होता, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होता, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होता तो 2s और 2p में 2 + 0 2 + 1 होता, n+l रूल से 2 और ये 3 आया होता, जिसका n बड़ा होता उसकी एनर्जी बड़ी होती। कहने का मतलब है अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होता तो एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता, पर अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो जो एनर्जी का डिसीजन है वो n+l रूल से नहीं केवल n से पता चलेगा। हाइड्रोजन के लिए 2s = 2p होगा, हाइड्रोजन के लिए 2s = 2p होगा। उसी प्रकार से 3s = 3p = 3d होगा। सर क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिसीजन केवल n से होगा, l से नहीं होगा। हेलो, इन द सेम वे फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब n = 4, तो जब n = 4 है तो l की वैल्यू क्या है? सर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब एक 4s होगा, एक 4p होगा, एक 4d होगा, एक 4f होगा, एक 4s होगा, एक 4p होगा, एक 4d होगा, एक 4f होगा। सर कुछ भी होगा, सबकी एनर्जी बराबर होगी अगर वो हाइड्रोजन एटम होगा, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा। क्लियर? एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर हम किसका याद करें? सबका याद करें। याद क्या करना है यार? यही तो याद करना है कि बाकी सब में n+l लगाना है, हाइड्रोजन नहीं लगाना है। कितना आसान है। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का रूल आ गया कि साहब अपने को इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है, ऐसे भरना है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करें? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए हम इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल पे फिट करें। सर एनर्जी का पता कैसे चलेगा? n+l रूल से। उसी समय एक रूल आता है जिसका नाम है अहबाउ प्रिंसिपल। क्या नाम है? अहबाउ प्रिंसिपल। ये जो आपने अपने कॉमन सेंस से सोचा, सर इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम है। अहबाउ ने इसे रूल बनाया। उन्होंने कहा द सबसेल विद मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट when this subcell obtain maximum quota of electron then the next subcell of higher energy start filling। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो बहुत सिंपल सी बात है। ये तो हमने वैसे ही सोचा सर वो स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होने के सबसे कम एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर एनर्जी ज्यादा, फिर एनर्जी ज्यादा एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर? तो इसको अपन ऐसे समझते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूं 1s और 2s में सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? 1s में। फिर कहां जाएगा? 2s में। 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा? 2p की। सर ये हाइड्रोजन के लिए है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए है? बेटा ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। n+l का रूल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में ही चलेगा। ठीक है क्या? तो 1s 2s फिर क्या? 2p फिर क्या? 3s फिर क्या? 3p फिर क्या? 4s। 4s के बाद किसका नंबर आता है? 3d। सर ये क्यों आया? देखो ना 4s है और 3d है, तो 4 + 0 3 + 2। 4 + 0 कितना? 4। 3 + 2 कितना? 5। n+l छोटा तो एनर्जी छोटी, n+l बड़ा तो एनर्जी बड़ा। मतलब किसका n+l छोटा? सर 4s का। तो किसकी एनर्जी छोटी? 4s की। किसका बड़ा? 3d का। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में। फिर किस में जाएगा? 3d में। अच्छा, चलो ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। सवाल है अब कैसे भरा जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। तो चलो 1s में भरते हैं। जैसे हम भरने गए, 1 मिनट, वैसे दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई? उसके पहले जब भी कभी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो उसे हम कई मेथड से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है? तो आयरन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। सर ये तो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, आपने बताया था। बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है जब वो एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसके इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 26 इलेक्ट्रॉन को अपने को भरना है। सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में जाएगा, सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में जाएगा, सबसे पहले 1s में, 2s में, 2p में, 3s में जाएगा। लिख देते हैं
1s 1s क्या है? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 जाएंगे। फिर कहां जाएगा? 2s में। 2s क्या है? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1s2 2s2। फिर आ गए अपन 2p में। अब ये p क्या है? p एक सबसेल है। सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ये जो 2p है इसको यहां देखो, इसमें 3 है। एक है px, एक है py, एक है pz। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो 26 थे। 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, 4, 6 यहां भर दिए, 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 6 26। आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लियर? तो अपन ने ऐसे भी लिख दिया एंड 3d6। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी। 1 2 सारे एक साथ ले लो, 3 3 सारे एक साथ ले लो, 4 को लास्ट में रख दो। लिखो लास्ट में, लेकिन याद रहे भरा ये पहले है। हेलो हेलो हेलो। लिखो लास्ट में, लेकिन याद रहे भरा ये पहले है। 3d6 के पहले 4s भरा है। सर 3d6 के पहले 4s क्यों भरा है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? जिसकी एनर्जी कम है। तो पहले कौन भरा है? 4s। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके हैं। ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे? ये लिख दिया अपने पास 2। इसे बोलते हैं अपन के। याद करो n बराबर 1 क्या है? k। n बराबर 2 क्या है? l। n बराबर 3 क्या है? m। तो ऐसे लिख दे। ये 1s2 है मतलब k, तो 2k 2s और 2p। तो ये सेकंड ऑर्बिट है, जैसे क्या बोल दे? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 8l। ये थर्ड ऑर्बिट है ना? तो थर्ड ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3s2 3p6 3d6। कितने हो गए? 6 6 12 और 13 14। तो klm m में कितने हो गए? 40। n बराबर 4। n बराबर 4 का मतलब क्या हो गया? ये n klmn। तो n में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है क्या? ये सारे लिखने के तरीके हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए याद रखना है। हालांकि ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताई जाती है, बट अभी आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो वहां कुछ सवाल आपको मिलेंगे। तो उन सवालों के लिए आपको मैं बता देता हूँ। ये लिखा है 26Fe, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है n। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? 4। ये जो 4 है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट? तो जो n है उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल और अल्टीमेट शेल और वैलेंस शेल। ठीक? ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो भले पहले 4s2 भरा जाए, लेकिन जब भी कोई आपसे पूछे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, तो आप जहां सबसे मैक्सिमम n है वही बताएंगे। बच्चा गलती क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखता है, लिखते समय उसे पता है कि पहले 4s2 भरेगा, 4s2 के बाद 3d6 आएगा, तो उसे लगता है कि सबसे अंत में 3d6 आया है, तो उसे लगता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 3 है। गलत। सबसे बड़ा जो n है वही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। मतलब इस केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या है बेटा? n बोले तो 4। उससे छोटा जो n-1 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल और कोर और प्री वैलेंस सेल। इससे जो छोटा है n-1 इसे बोलते हैं अल्टीमेट सेल, मतलब लास्ट वाला। तो लास्ट से पहले वाला पेनल्टीमेट सेल। ठीक है? और इसे हम लोग कोर भी बोलते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल में ऐसे बोलेगा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोर। बच्चा घबरा गया, भाई हमसे पूछ क्या रहा है? ठीक है, तो अपने को याद रखना है n-1 रिप्रेजेंट्स कोर और प्री वैलेंस सेल। इसे बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस के पहले वाला प्री वैलेंस सेल, राइट? इन द सेम वे n-2 इसे हम लोग बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल के भी पहले वाला। पेनल्टीमेट, प्री मतलब पहले, इसे बोल दिया अल्टीमेट, इसे बोल दिया पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट के पहले वाला प्री पेनल्टीमेट, इसे बोल दिया वैलेंस सेल, इसे बोल दिया प्री वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के पहले वाला। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजीज को आपको ध्यान रखना है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपसे बोले पेनल्टीमेट सेल तो आपसे क्या पूछ रहा है? मतलब अपने को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बाद वाले सारे गिनने हैं। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, प्री पेनल्टीमेट सेल मतलब पेनल्टीमेट सेल के पहले वाला। पेनल्टीमेट सेल क्या हुआ? n-1, तो उसके पहले वाला n-2। क्लियर है क्या? ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। सो लर्न दीज टर्म्स, लर्न दीज टर्म्स। आपको हैंडआउट मिलेगा, वहां एक बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी होता तो अपन लिखते, बट अभी यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है साहब। तो हम लोग बात कर रहे थे आउबॉ रूल की। आउबॉ साहब ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में करेंगे, फिर हायर एनर्जी लेवल में एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम फिलिंग करने गए, जैसे ही फिलिंग करने गए तो एक दिक्कत आ गई।
ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है अपन लास्ट में लेंगे। जैसे हम लोग फिलिंग करने गए, एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर वो 2s में जाएगा, फिर वो 2p में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन 1s में तो गया, तो हमने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया। तो 1s क्या है? एक ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1 और 2, 1 और 2। डाउट आया कि जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसे आएगा कि कैसे आएगा। फिर हम जब 2s पे गए तो हमें फिर से डाउट आया कि जो अगला इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे ऐसे भरे, अगला ऐसे आएगा कि अगला ऐसे आएगा। फिर जब हम 2p पे भरने गए तो समझ नहीं आया कि हमारे पास 2p है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कैसे करें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें कि हम कैसे करें कि 1 2 3 ऐसे भर दे, 4 5 6 ऐसे भर दे। मतलब समझो, उस समय लोगों को डाउट था। तो लोगों ने कहा कि यार देखो, एक ही लॉजिक अपने को लगाना है, लॉजिक है स्टेबिलिटी का। तो आज भी जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो अपने को सोचना स्टेबिलिटी के बारे में। बोले कैसे? जब कभी एक ही सबसेल में, जब कभी एक ही सबसेल में, हेलो हेलो हेलो, जब कभी एक ही सबसेल में डिजनरेट ऑर्बिटल्स में, जब कभी एक ही सबसेल में डिजनरेट ऑर्बिटल में, जैसे p एक सबसेल है, उसके 3 ऑर्बिटल हैं, एक है px, एक है py, तीसरा है pz। px py pz ये तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल हैं। सर डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी मतलब px py pz की एनर्जी इक्वल है। सर क्या एनर्जी हमेशा इक्वल है? नहीं, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं आता। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, हेलो, किसी भी सबसेल में, मतलब p हो गया, के डिजनरेट ऑर्बिटल्स में, मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल है, मतलब px py pz, क्या इनकी एनर्जी हमेशा इक्वल है? नहीं, हमेशा इक्वल नहीं है। ये कब इक्वल होती है? जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी, एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी, तो वो ऐसे की जाएगी, तो वो ऐसे की जाएगी कि पहले सारे ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल, लिसन केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं, वो ऐसे की जाएगी कि सभी ऑर्बिटल कम से कम सिंगली ऑक्युपाइड हो, कम से कम सिंगली ऑक्युपाइड हो, और उन सब की एक ही स्पिन हो। एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी तो वो ऐसे की जाएगी कि सभी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो और वो एक ही स्पिन के हो। अच्छा, मतलब अगर मुझे फिलिंग करनी है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस रूल के हिसाब से, सबसे पहले मुझे ऐसे करना है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 सर, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक बार, एक ही स्पिन का आएगा दूसरी बार। ऐसे फिलिंग नहीं कर सकते। जब हम फिलिंग करेंगे तो दोनों की स्पिन को सेम रखना होगा, और स्पिन को सेम रखने के लिए मैं ऐसे 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 ही करूंगा। ओके सर, फिर ऐसे ऐसे कर दे चलेगा क्या? ये है px, ये है py, ये है pz, ऐसे ऐसे कर दे चले? हाँ, ऐसे भी चलेगा, पर एक की स्पिन क्लॉक अगले की एंटी क्लॉक अगले की क्या, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट थे हंस। क्या नाम था उनका? हंस। इसीलिए इस रूल का नाम दिया गया हंस रूल। क्या नाम दिया गया? हंस रूल। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सबसे पहले अपन ने बात करी आउबाउ रूल की। आउबाउ साहब कहते हैं एनर्जी के बेसिस पे फिलिंग होगा। अब हम फिलिंग करने गए थे, सबसेल में फिलिंग कर रहे थे, हमें मन में डाउट आ गया, साहब फिलिंग कैसे करेंगे? हंस का रूल आ गया। उन्होंने कहा किसी भी सबसेल में डिजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी, वो ऐसे की जाएगी कि पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो और उनकी एक ही स्पिन हो। जब ये होगा उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के रूल बेटा, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के रूल बेटा स्टेबिलिटी के रूल है। जब कभी किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग फिलिंग करोगे तो वो ऐसे करोगे कि पहले सारे ऑर्बिटल
गौर करना, वो सारे ऑर्बिटल डिजनरेट होने चाहिए, वो सारे ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आए, एक ही स्पिन का आए, उसके बाद ही पेयरिंग करा पाए। ये है हंट्स रूल। तो लोगों ने हंट से पूछा कि सर ऐसा क्यों, क्यों आपने ऐसा बोला कि ऐसा ही होना चाहिए? बोला ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब ऐसा होता है तो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है। इसीलिए इस रूल का पूरा नाम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स का रूल कहता है जब एक ही सबसेल में डिजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वो हम ऐसे करेंगे कि पहले सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, एक ही स्पिन के होंगे, जब वो सारे फिल हो जाएंगे तभी पेयरिंग होगी। ऐसा इसलिए होता है ताकि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। सर ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? बेटा मल्टीप्लिसिटी आप डिटेल्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो मल्टीप्लिसिटी जो है वो आईयूसी में आपको बताया जाएगा, राइट? तो अभी आपको याद रखना है कि अच्छा ऐसा होता है, इस वजह से होता है। क्लियर है क्या? ठीक है साहब। मतलब अब अपने पास रूल आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे सबसे पहले मिनिमम एनर्जी, हायर एंड सो ऑन, और जब एक सबसेल में फिल करेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे। मतलब इसको समझना, मैंने P3 लिया है, ठीक है, तो P3 की फिलिंग करी है, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हंट्स का रूल कहता है कि जब फिलिंग करना तो आप सबसे पहले सिंगली ऑक्युपाइड करना, तो सिंगली ऑक्युपाइड कर दिया, एक की स्पिन ऐसी, एक की स्पिन, एक की स्पिन नहीं, ऐसा भी नहीं सर, सिंगली ऑक्युपाइड भी होना चाहिए और एक ही स्पिन होना चाहिए। मतलब ये चलेगा और ये भी चलेगा, वही जॉब पे समझा रहा था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? हाँ बेटा, बस क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मिनट। ये था हंट्स रूल, ओके। अब हमारे पास एक डाउट और आया, बोले यार अपने पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है। बोले ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आऊबाऊ साहब ने कहा कि एनर्जी देखो, तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, तो चलो 10 भर देते हैं। तो हमने 1s में 2 भर दिया, 2s में भी 2 भर दिया, 2p में 6 भर दिया। 2p में कैसे भरेंगे हमने समझ लिया। डाउट है सर जब s में हम भरेंगे, जब हम s में भरेंगे या जब हम p में भरेंगे, हेलो हेलो हेलो, अभी अपन p की बात कर रहे थे ना, हंट्स रूल। तो उन्होंने कहा कि पेयरिंग तभी होगी जब एक बार सिंगली ऑक्युपाइड होगा और एक ही स्पिन का होगा। तो सिंगली ऑक्युपाइड भी कर लिया, एक ही स्पिन का भी कर लिया। अब अपने मन में डाउट आ गया, डाउट ये आया यार अगर हम पेयरिंग जैसे मान लो सिंगली ऑक्युपाइड भर दिया, अब जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसे आएगा कि वो ऐसे आएगा, 1 2 3 वो ऐसे आएगा, या वही 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा कि अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे आएगा। ऐसा कैसे पता चले? तो इसी समय आता है पाउलीज रूल। क्या आता है? पाउलीज रूल। पाउली साहब कहते हैं कि जब कभी किसी भी एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे, तो जब एक ही ऑर्बिटल होता है, जैसे ये 1s2 है मान लो, तो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, बस 2 मिनट और बेटा ध्यान से सुन लेना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका जो n है वो सेम है, इनका जो l है वो सेम है, इनका जो m है वो सेम है। अगर एक एटम में, एक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे उनका सब कुछ सेम होगा, लेकिन उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे मन में डाउट आया कि एक ही ऑर्बिटल में जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन कैसे करें, तो पाउली ने कहा मेरे रूल से सोचो ना। बोले कैसे? बोले मैंने ये कहा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए n सेम है, उसके लिए l सेम है, उसके लिए m सेम है, और मेरा रूल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर तीनों सेम है तो गारंटी उसका जो स्पिन है वो तो बदलेगा। मेरा कहने का मतलब है अगर एक ऐसा है तो अगला ऐसा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पी में फिलिंग कर रहे हो तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे की है तो जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा इस ऑर्बिटल में तो इस ऑर्बिटल में वो जैसे ही आएगा उसके लिए n सेम होगा, उसके लिए l सेम होगा, उसके लिए m सेम होगा। पर पाउली का रूल कहता है उसका s पक्का अलग होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो। n l m सेम हो गया तो अंत में s बदलेगा, तभी तो अलग होगा। मतलब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे फिल होगा, जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे फिल होगा। क्लियर? तो ये सारा का सारा एक स्टेबिलिटी का रूल है।
मतलब अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए एनर्जी। एनर्जी से भरना स्टार्ट किया तो डाउट आ गया, भैया सबसेल में कैसे भरे? सबसेल में कैसे भरे, किसने समझाया? हंसुल ने। अब जब सबसेल में भरने लगे, पेयरिंग करने लगे, तो पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर करें? बोले स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए। स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, किस रूल से आया? पाउली रूल से आया। पाउली रूल के दो पॉइंट है, एक कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, और दूसरा पॉइंट है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। मतलब कल को मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूं कि बेटा ये है मान लो 1s, इसमें मैंने भर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछूं ये किस रूल का वायलेशन है, तो आप कहेंगे ये पाउली रूल का वायलेशन है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। एज पर पाउली रूल एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एज पर पाउलीज मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नियम। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, और वो भी है कन्फिग्रेशन के एक्सेप्शन। तो ऐसा करते हैं, कल भी आपके बैच में क्लास है, ठीक है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली है क्या, मैं सोच रहा इसे आज खत्म कर दूं, तो फिर आपको मैं पूरा मॉड्यूल होमवर्क देता, बट क्योंकि अभी कन्फिग्रेशन के सवाल अपन ने किए नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए हाँ रोज क्लास रहती है मुझे पता है। चलो सबसे पहले मैं आपसे हैंडआउट शेयर कर दूं, ठीक है, और आप सबको मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा। आपका आज का होमवर्क क्या है, लिसन केयरफुली। आपका होमवर्क है सॉल्व ऑल इलस्ट्रेशन, प्लीज होमवर्क लिख लें, सॉल्व ऑल इलस्ट्रेशन, होमवर्क नंबर 1। दूसरा होमवर्क रहेगा सॉल्व ऑल बिगिनर बॉक्स, ऑल बिगिनर बॉक्स। तीसरा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। हाँ मुझे पता है मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन सवाल नहीं कराए, बट एक बार आप उसे अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि कल थोड़ी सी क्लास रहेगी, फिर अपने डिस्कस करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन अपने को 20 मिनट और लगेगा मैक्सिमम, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे। तो जो कल की क्लास रहेगी बेसिकली डिस्कशन रहेगी, बट क्योंकि भी आपके बैच में नहीं हुआ और अभी अगली क्लास में एक्सटेंड भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप लोग प्लीज इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अपन कल साथ में ही सवाल करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। आप सबके सामने मॉड्यूल रहेगा, वही साथ में सवाल करेंगे, तो प्लीज इसे सॉल्व जरूर करना। एक्सरसाइज 1 रहेगा, अटेम्प्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको ऐसा करता हूं, आप सबके पास लिंक है क्या? अगर आप सबके पास लिंक है तो मैं लिंक में हैंड आउट डाल दूंगा, जिनके पास लिंक नहीं वो वेट करें, उनसे मैं शेयर कर रहा हूं। जिनके पास लिंक नहीं वो 1 मिनट वेट करें बेटा। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनके पास लिंक नहीं वो हैंड आउट का वेट करें, जिनके पास लिंक है उनको लिंक में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बेटा। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लें। फिर भी जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, मैं उनसे एक बार लिंक और शेयर करता हूं, आप सभी अपने पास लिंक रखो यार, इससे हैंडआउट डाउनलोड करना बड़ा आसान हो जाता है ना, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है। मैं एक बार आपसे फिर से लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके एक ब्राउजर में ओपन कर लो, ठीक है, तो इसकी मदद से आपके पास हैंडआउट आ जाएगा, सारे हैंडआउट यहीं मिल जाएंगे। आप सबके सामने एक पॉपअप आ गया होगा, उस पॉपअप से भी डाउनलोड कर दो,
और मैंने लिंक भेजा है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो, इससे सारे हैंडआउट मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आप सभी मॉड्यूल सॉल्व करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।